हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में मैं टोटल 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सीडीपी के कराने वाली हूँ, जिसमें से आपके आने के जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसकी एक भी सीरीज़, एक भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो बिना किसी देरी के। हमारे आज की जो वीडियो है, हमारे सीडीपी का जो मॉक टेस्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। आज के मैं किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगी, वैसे तो मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा सा देती हूँ, लेकिन आज क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊँगी, तो आपको इसे जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन है फ्रांज बेंट्रानो ने, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन या फिर कर्ट लेविन। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मैक्स वर्दिमर ने। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान था, इसकी आधारशिला वर्दिमर, कर्ट लेविन, कोलर, कोफ्का, इन सभी ने मिलकर रखी गई थी। फिर सेकंड नंबर, लेकिन यहाँ पर अगर मेन चीज़ आती है आपके, तो यहाँ मैक्स वर्दिमर पहले नंबर पर आते हैं, बाकी सभी जो है गेस्टाल्टवादी ही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। वातावरण, हार्मोन, समाज या आनुवंशिकता। मैंने आपको सीडीपी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, अपकमिंग क्वेश्चन जो सेट करवाए थे, उसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज करवा रही थी सारे क्वेश्चन, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। तो यहाँ सेकेंड का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आनुवंशिकता। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है, तो यह किसका उदाहरण है। विस्थापन, रूपांतर, उदात्तीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, विस्थापन। यानी उसका जो गुस्सा था वो अपने टीचर पर नहीं उस गुस्से को दिखा पाया, तो उसने अपने उस गुस्से को अपनी बहन पर मतलब डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो थर्ड का ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। अभी आपको बताया, आप खुद जान जाएंगे। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर। तो यहाँ फोर्थ का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 डी, कोहलर हो जाएगा। अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर एक क्वेश्चन कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, तो वह उसकी मानसिक आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन तो आपके लिए अगर ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, तो आपको ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 12 वर्ष। इसका फॉर्मूला होता है जो हमारे IQ यानी कि जो बुद्धि लब्धि होता है, इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 हो जाता है। तो यहाँ पर मानसिक आयु पूछा जा रहा है, वास्तविक आयु 16 दी हुई है, और यहाँ गुणे 100 कर देंगे और बराबर में, क्योंकि बुद्धि लब्धि यहाँ पे 75 अंक की दी हुई है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके 12 वर्ष आ जाएगी। फिफ्थ का ऑप्शन ए। आपसे काउंट करते जाइएगा एक पेज पर, और लास्ट में जब आपको वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको इसके कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं मुझे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान। तो 6 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आराम से देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर। टोटल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जो मनोविज्ञानी मैकडुगल है, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। फिर ऑप्शन 7, क्वेश्चन 7 कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, निम्नीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है। अगर आप इंग्लिश आपने ली होगी पेडागोगी, तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश की जो पेडागोगी साथ में कराई हुई है, जो आई थिंक इसका सेकंड वाला वीडियो जो आपको कराया था इंग्लिश पेडागोगी का, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ 7 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि के चरण होते हैं कि पहले हम उदाहरण, फिर निरीक्षण या विश्लेषण, वर्गीकरण, फिर नियमीकरण कराते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले नियम ही यानी नियमीकरण ही कर दिया जाता है पहले, बाद में उदाहरण हम देते हैं। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन।
तो ये तो आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने। इस तरह के आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा चुकी हूँ अपने जो मैंने CDP के जो अपकमिंग क्वेश्चन सेट करवाए थे। 8 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो विशेषताओं का अध्ययन। जैसे कि मैंने भी आपको पढ़ाया है, तो गर्भावस्था से आपको CDP का पहला आई थिंक सेकंड वीडियो दिया था, तो उसमें गर्भावस्था से स्टार्ट करके आपको किशोरावस्था का हर टॉपिक पढ़ाया है। तो 8 का ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये भी आपको पढ़ाया है। तो यहाँ 9 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एरिक्सन ने दिया है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसके अंदर टोटल 8 अवस्था बताई है जन्म से लेकर मृत्यु तक। और इसके लिए बहुत ही सिंपल एक छोटी सी आपको मैंने कहानी भी सुनाई थी, और जिससे आपको 8 अवस्थाएं तैयार होती कि आखिर किस अवस्था में क्या चीज़ होती है। तो वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, सीखना। गेट्स ने कहा है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगा, 2-3 वीडियो एटलीस्ट लगेंगे। और जितने भी मनोवैज्ञानिक उन्होंने जो जो बातें कही हैं, जो जो स्टेटमेंट्स दी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगे आपके ऐसे 100 तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे इतने, क्योंकि हर साल क्या होता है चेंज होके भी आ जाते हैं। तो 10th का ऑप्शन सी हो जाता है। फिर 11th नंबर पढ़ते हैं, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। तो यहाँ सबसे ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन सी, मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा जब नर्सरी में आता है यानी वो अपने घर से ही निकला है, तो घर में सिर्फ उसने परिवार देखा होता है, तो स्टार्टिंग उसके परिवार से ही करते हैं पढ़ाना उसको। तो 11th का ऑप्शन सी हो जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन तरफ। आपको क्वेश्चन आज के कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन ला सकूं। और अभी मुझे लगता है कि मैंने थोड़े सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन अगर आपके जैसे आपका स्कोर होगा, अगर आप बहुत अच्छा सा कर रहे हैं तो आपके लिए टफ लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बहुत ही इंटेलिजेंट है तो आपके लिए टफ क्वेश्चन भी लाने पड़ेंगे मुझे। फिलहाल आज मैंने सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन रखे हुए हैं। 12th नंबर है कि भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस परीक्षण हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति। तो आप सभी को पता होगा कि 1955 में भाटिया जो थे इन्होंने भारतीय बैटरी का जो परीक्षण हुआ था वो बुद्धि पर किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धि परीक्षण है भारतीय बैटरी जो है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि या फिर बुद्धि। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सृजनात्मकता। काउंट करते जाइएगा। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सृजनात्मकता। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आपने समझा है, अच्छे से आपको याद है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन ध्यान से समझिए। ऑप्शन से बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है। बौद्धिक आयु का मतलब क्या, मानसिक आयु। सेकेंड है कि कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है। कालानुक्रमिक आयु का मतलब वास्तविक आयु से है। या सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। या फिर डी, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। आपका फॉर्मूला क्या बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इससे कह सकते हैं जो बुद्धि लब्धि है वो मानसिक आयु की प्रत्यक्षता है। तो प्रत्यक्षता तो यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ कि मानसिक या बौद्धिक आयु, और जो बुद्धि लब्धि है वो कालानुक्रमिक या फिर वास्तविक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। यहाँ ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो 14 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या फिर अनुभूति। देखिए, स्मृति से जो जीन प्याजे थे इन्होंने कई सारे तथ्य आपको समझाए हैं, कई सारे आपको टर्म्स दिए हैं, तो उसमें से एक स्मृति भी था। तो स्मृति के अंतर्गत पहचान भी आती है, धारण भी आता है, पुनर्स्मरण भी आता है, लेकिन अनुभूति नहीं आता। तो यहाँ 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए।
ये भी आपको क्वेश्चन कराए हो, आपको सारे क्वेश्चन याद आ रहे होंगे, मैंने कराए, और ये प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें मैंने क्या किया है कि आपको जूनियर और प्राइमरी, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी टाइप के जो क्वेश्चन आते, साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करके ढूंढेंगे। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है। तो 16 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, या विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, या फिर छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, या फिर ऑप्शन 4 कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। फिर से एक बार इन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ 17 का ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो उन्हें ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो क्या चीज़ें हों, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। आपको कई सारे, मैंने जब आपको पेडागोगी सॉल्व कराती तो आपको बताती होती है ना ये की पॉइंट है, अगर ये मिले तो वहाँ तो ऑप्शन होगा नहीं। जैसे कि यहाँ रटना आ गया, तो रटना तो बहुत ही नेगेटिव चला जाता है। रटने के लिए तो हम बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, कभी उनके लिए उनको इनकरेज नहीं करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकेंड है बहुविकल्पी प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्यपत्र। हम ऐसे कुछ निश्चित नहीं कर सकते कि हम बच्चों को बहुविकल्पी ही देंगे या फिर हमको विस्तृत उत्तर ही देंगे या ये शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे, हम कभी ऐसे निश्चित नहीं बना सकते। सी नंबर ड्रिल और अभ्यास। देखिए ड्रिल तो एक तरह से फिर भी सही हो जाता है, लेकिन अभ्यास में बार बार ऐसा कुछ नहीं करना है, चीज़ों करके सीखना है। प्रैक्टिस से हम सीखने को थोड़ा कम प्रोत्साहित करते हैं, खासकर प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर डी कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो 18 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। मेरे आंसर देने से पहले आपको करना, अगर आपको थोड़ा स्पीड में लग रहा हो तो पॉज कर लिया करिए और फिर अपना आंसर देख लिया करिए, फिर मेरे जब मैं आपको बताऊं तो उसे चेक कर लिया करिए। फिर 90 नंबर के कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है, या फिर शिक्षक को योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। हमेशा आप पॉजिटिव ऑप्शन चूज करिए, आपका सही हो जाएगा। या 19 का ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी का परिपक्वता, शिक्षक की युक्तियाँ, या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे कि ए बी, ए सी या फिर ए बी सी डी सभी सही, या फिर ए बी और सी सही है। फिर से ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, तो इसको फिर से एक बार अच्छे समझ लीजिए क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन सही। तो 20 का ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन डी, ए बी सी डी सभी ये जो है तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि सार्थक अधिगम है क्या है। वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, या फिर निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। आपने अगर CDP इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं आपको जितने भी वीडियोस दे रही हूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज भी नहीं देख पाई, आपके पास टाइम नहीं है या आपको पसंद नहीं, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए मेन चीज़ होती है आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना तो आप एग्जाम में आते हुए भी क्वेश्चन गलत करेंगे, वहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाए कि कौन सा विकल्प तो हो नहीं सकता और कौन सा विकल्प अपने आप आपको आंसर बोल रहा है कि हाँ, चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है कि मैं हूँ, मुझे आंसर लगाओ आप। तो 21 का ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, आपका हो जाता है 21 का ऑप्शन डी, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 22 के विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रभाव प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, या फिर बच्चों को यह सिखाना कि वे अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार कर सकते हैं।
अब आप देखिए मैं नेगेटिव कौन सा आपको, क्योंकि नहीं पूछ रहा तो आपको कोई एक ऐसा नेगेटिव वाला ऑप्शन होगा जो आपको कह रहा होगा कि मैं सही हूँ। इसमें देखिए क्या दिया, ऑप्शन बी में दिया कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि, हमें बच्चों को उपदेश देकर सूचना प्रदान करना। देखिए यहीं से नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मकता आ गई। तो 22 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य कैसे होता है, ये भी आपको क्वेश्चन याद आ गया कि मैंने आपको कराया हुआ है। बी, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। क्या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं। या फिर डी ऑप्शन कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। क्या 23 का ऑप्शन आपका क्या सही होगा? यहाँ 23 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। यानी जो हमारा विकास को हम ठीक माप नहीं सकते, बिल्कुल परिमाणात्मक बस नहीं, एक गुणात्मक क्रिया भी, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी क्रिया है, आपको समझाया था ये। तो 23 का ऑप्शन डी हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके 2 खाली स्थान दिए और बोला गया है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? ऑप्शन ए, वंशानुक्रम पर्यावरण। ये तो आपको रट गया होगा, ये टॉपिक तो मैंने आपको हर टाइप से कंप्लीट करा दिया है। और आप वंशानुक्रम पर्यावरण से अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आप हमेशा याद रखोगे मुझे कि मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया था, और ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आएंगे। तो वीडियोस प्लीज़ मिस मत करिएगा। आई थिंक उसमें CGP के 8 वीडियोज़ आ चुके हैं जो अपकमिंग क्वेश्चन सेट करवाए थे, तो उसको तुरंत जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि वो सभी एग्जाम्स के लिए मैंने आपको कराया। तो 24 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समाजीकरण में विद्यालय की कोई नहीं भूमिका होती, ये भी देखिए आपका कराया हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, या फिर विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो यहाँ क्या सही आंसर होगा? यहाँ 25 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ऑप्शन बी, विद्यालय समाजीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है, जबकि पहला मुख्य कारक आपको क्या बताया था? परिवार है। ठीक है, तो फिर आज के जो क्वेश्चन है आपके यहीं कंप्लीट होते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें। ऐसा नहीं आपने देख लिया आपका कितना भी स्कोर है, आपका 25 में 10 भी आपने सही किए तो आप उसको दीजिए, उससे मतलब नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम करिए आपके और अच्छे स्कोर आएंगे। और इसको सारी जो मैंने सेट्स कराए हुए हैं 8 सेट्स करवा चुकी हूँ, साथ ही कॉन्सेप्ट वाइज से आपको CGP कराया हुआ है, वो सभी देखते जाइए, समझते जाइए, और आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए तो इनको भी करते जाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं EVS का भी इसी तरह से मॉक टेस्ट लाऊंगी, जिसमें NCERT और पेडागोगी दोनों मिक्स करके आपको क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल साथ बने रहिए। चैनल अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।